बरेली के गोविंदगंज में रमेश बाबू अपने परिवार के साथ खुशी से रहते थे। उनकी पत्नी शारदा देवी अपनी माँ गंगा देवी से बहुत प्यार करती थी और अपनी माँ के दिए हुए गैस चूल्हे को देखकर उसे हमेशा अपनी माँ की याद आने लगती, जिससे वो अक्सर इमोशनल हो जाती। एक दिन शारदा अपने कमरे में बैठी हुई अपनी माँ की तस्वीर देखकर रो रही थी। माँ, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। तुम हम सबको छोड़कर क्यों चली गई? वापस आ जाओ माँ। तब अचानक उसे किचन से किसी सामान के टूटकर नीचे गिरने की आवाज आती है। वो आवाज सुनकर चौंक कर कहती है, अरे क्या तोड़ फोड़ मचा रखी है बहू? ये आवाज कैसी है? कुछ नहीं माँ जी, गैस से बर्तन गिर गया। हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरी माँ के दिए हुए गैस चूल्हे की मेरी बहुओं ने सत्यानाशी लगा रखी है। शारदा तेजी से भागती हुए किचन की तरफ जाती है और वहां जाकर देखती है कि माया से चाय का पतीला गैस पर गिरने की वजह से चूल्हे पर चाय सब तरफ लग गई थी। क्यों रे माया, तुझे जरा भी अकल वकल है कि नहीं? तूने मेरी माँ के दिए हुए गैस पर चाय गिराने की हिम्मत कैसे की? माँ जी माफ़ कर दीजिए, मुझसे जल्दबाजी में ये गलती हो गई। मुझे दूसरे काम करने की जल्दी थी ना। अरे तो तुम दोनों अपना काम समय से क्यों नहीं करती हो? सारा दिन तुम दोनों देवरानी जेठानी मिलकर बस गप्पे लड़ाती रहती हो। अपना काम समय से नहीं कर सकती? माँ जी माफ़ कर दीजिए, अब हम ध्यान रखेंगे। ठीक है ठीक है, लेकिन पहले गैस चूल्हा अच्छे से चमका कर साफ करो। अगर ये टूटा तो मैं तुम दोनों की टांगे तोड़ दूंगी। पता है ना, ये मेरी माँ की आखिरी निशानी है मेरे पास। जी जी माँ जी, हमें पता है। अब शारदा के जाते ही माया जल्दी से चमका कर गैस चूल्हा साफ करती है और वापस उसको जलाती है, लेकिन वो चूल्हा जलता ही नहीं। माया परेशान होकर प्रिया से कहती है, अरे प्रिया सुनो तो, मेरे हाथ भीगे हुए हैं ना, शायद इसलिए मुझसे ये चूल्हा नहीं जल रहा। तुम इसको जला दो ना। ठीक है दीदी। अब प्रिया चूल्हा जलाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन उससे चूल्हा नहीं जलता। वो परेशान होकर माया से कहती है, दीदी मुझे लगता है ये चूल्हा खराब हो गया है। अरे ऐसे कैसे खराब हो गया? अभी तो चाय इसी पर बन रही थी। दीदी मुझे लगता है चाय गिरने से ही ये चूल्हा खराब हुआ है। वैसे भी चाय का पतीला बड़ा और भारी था ना, तो इसलिए चूल्हा उसी से खराब हुआ होगा। अच्छा, लेकिन तू ना माँ जी से मेरी शिकायत मत करना, वरना हम दोनों की खैर नहीं। अरे तो इसमें मेरी क्या गलती है? चाय तो इस पर आप ही बना रही थी। अब माया सोचती है कि अगर प्रिया को उसने डराया नहीं तो वो उसकी शिकायत शारदा से कर देगी, इसलिए माया उसको अपनी बातों में उलझाने लगती है। देख प्रिया, जब ये गैस चूल्हा खराब हुआ तो किचन में मैं और तू ही तो थे, इसलिए माँ जी हम दोनों को ही डांटेंगी। और तूने सुना ही होगा उन्होंने क्या कहा था, अगर हमारी कोई गलती हुई तो वो हम दोनों की टांगे तोड़ देंगी, कहा था ना। हाँ हाँ याद आया दीदी, मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगी, आप बस मेरा नाम मत लेना। अरे मैं पागल थोड़ी ना हूँ जो तेरा नाम लेकर खुद को फंसाऊंगी। अब माया और प्रिया मिलकर तय करते हैं कि एक चूल्हे से किचन के काम में दिक्कत आएगी, इसलिए वो अपना अपना काम करने का समय मिलकर तय कर लेते हैं। सुनो प्रिया, अब से हम दोनों को एक ही चूल्हे पर काम करना है, इसलिए हमको अब बहुत सावधानी से अपने समय पर काम खत्म करना होगा, जिससे घर में किसी को ये पता ना चले कि एक चूल्हा खराब हो चुका है। ठीक है दीदी, मैं समझ गई, लेकिन आप अपने समय का ध्यान रखना। आप भूल गई तो मैं अपने समय में आपको चूल्हा इस्तेमाल नहीं करने दूंगी। हाँ। अरे हाँ बाबा, ठीक है। अब कुछ दिन तो सब कुछ सही चलता है, दोनों बहुएं अपना काम सही से कर रही थी। लेकिन एक दिन सुबह सुबह अचानक राकेश बताता है कि उसकी अर्जेंट मीटिंग है, तो उसको ऑफिस जल्दी निकलना पड़ेगा। लेकिन तभी अरुण भी प्रिया से कहता है, सुनो प्रिया, आज मेरा इंटरव्यू है, इसलिए तुम मेरा भी टिफ़िन जल्दी लगा दो, मैं आज बाहर ही खाना खाऊंगा। अरे वाह अरुण, ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम फटाफट नाश्ता करो, मैं अभी तुम्हारा टिफ़िन तैयार करती हूँ। प्रिया खुशी से किचन में जाती है, लेकिन चूल्हे पर माया पराठे बना रही थी। तभी प्रिया उसको हटने के लिए कहती है, दीदी तुम थोड़ी देर में पराठे बना लेना, पहले मैं इनके लिए पराठे बना लूँ, आज इनका इंटरव्यू है। अरे नहीं प्रिया, आज तुम्हारे जेठ जी की ना बहुत ज़रूरी मीटिंग है, तो पहले मैं उनका टिफ़िन तैयार कर लेती हूँ। दीदी मैं 5 मिनट में पराठे बना लूँगी, अगर अरुण लेट हो गया ना तो उनका इंटरव्यू छूट जाएगा। अरे लेकिन अगर राकेश आज समय से ऑफिस मीटिंग में नहीं पहुँच पाए ना, तो उनकी नौकरी भी जा सकती है। मुझे कुछ नहीं पता, मैं अभी पराठे बनाऊंगी बस। देख प्रिया, मैंने तुम्हें इसीलिए समझाया था, अपना काम समय से करो। अब तुम्हारी वजह से मैं नहीं रुक सकती, वरना राकेश को लेट हो जाएगा। अरे तो लेट हो जाएगा तो मैं क्या करूँ, मुझे अभी चूल्हे पर पराठे बनाने हैं। अब माया और प्रिया की लड़ाई इतनी बढ़ गई कि बरामदे में नाश्ता कर रहे सास ससुर और सबको उनकी लड़ाई की आवाज़ आने लगी। तब सीमा ने मज़े लेते हुए शारदा से कहा, अरे माँ चलो ना, चलकर देखते हैं आज सुबह सुबह भाभीियों को क्या हुआ है जो ऐसे चिल्ला चिल्ला कर लड़ रही हैं।
हाँ हाँ, जल्दी जाकर देखो, वरना कहीं लड़ाई में तुम्हारे गैस चूल्हे को चोट ना लग जाए। अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। हाँ माँ, और ये भी देख लेना मेरा टिफिन तैयार हुआ कि नहीं, मुझे लेट हो रहा है। शारदा और सीमा जैसे ही किचन में गई, उनको देखकर माया और प्रिया चुप हो गई। तभी उन दोनों को डांटते हुए शारदा बोली, अरे अब तुम दोनों चुप क्यों हो गए? चिल्लाओ ना। घर को सब्जी मंडी बना रखा है तुम दोनों ने। देखिए ना माँ जी, इनकी ज़रूरी मीटिंग है और ये प्रिया मुझे पराठे बनाने नहीं दे रही है। अरे भाभी, तो तुम दूसरे चूल्हे पर पराठे बना लो, वो तो खाली ही है। अरे अब इस सीमा को कैसे बताऊं ये चूल्हा खराब है। अगर बता दिया तो आज का पूरा दिन माँ जी ताने मार मार कर खराब कर देंगी। अरे हाँ दीदी, सीमा सही तो कह रही हैं। आप उस दूसरे चूल्हे पर पराठे बना लो। अब माया चुप होकर खड़ी हो जाती है। उसको चुप खड़ा देखकर सीमा और शारदा हंसते हुए किचन से बाहर बरामदे में आकर अपना नाश्ता करने लगते हैं। यहाँ माया प्रिया को मनाकर कहती है, प्लीज़ प्रिया, ये तेरे बनाए हुए पराठे मुझे इनके लिए पैक कर लेने दे। मैं अरुण के लिए अभी जल्दी से दूसरे पराठे बना दूंगी। ठीक है दीदी, लेकिन इनके पराठे भी जल्दी बन जाने चाहिए। अरे अभी बस 5 मिनट में बना दूंगी। अब माया प्रिया के बनाए हुए पराठे राकेश के टिफ़िन में पैक करके उसे देती है और उसके तुरंत बाद वो अरुण के पराठे बनाने लगती है। लेकिन तभी उसे एक आइडिया आता है। ये प्रिया की बच्ची है, आजकल खुद को बहुत होशियार समझने लगी है। आज मैं इसको अच्छा सबक सिखाऊंगी। सबक सिखाने के लिए माया आधे कच्चे पराठे बनाकर अरुण का टिफ़िन पैक करके प्रिया को देती है। प्रिया खुश होकर अरुण को वो टिफ़िन देकर कहती है, ऑल दी बेस्ट अरुण, आज तुम्हारे इंटरव्यू के लिए मैंने खास स्पेशल पराठे तुम्हारे लिए बनाए हैं। थैंक यू प्रिया, मैं पराठे खाकर तुमको इनका टेस्ट ज़रूर बताऊंगा। अच्छा अब चलता हूँ। ऑल दी बेस्ट भैया। अब अरुण भी इंटरव्यू देने चला जाता है। दोपहर के समय में अरुण और राकेश अपने अपने ऑफिस में बैठे थे और उनको ज़ोर से भूख लगी थी। दोनों अपना टिफ़िन खोलकर पराठे खाना शुरू करते हैं, लेकिन दोनों के पराठे कच्चे बने थे, जिससे उन दोनों को गुस्सा आता है। ये क्या बकवास पराठे बनाए माया ने। आज मुझे इतनी तेज भूख लगी थी, इन पराठों ने मेरे मुंह का स्वाद बिगाड़ दिया। छी, ये कैसे स्पेशल पराठे हैं? प्रिया ने स्पेशल तो छोड़ो, नॉर्मल से भी बुरे पराठे बनाए, सारे के सारे कच्चे। इन पराठों ने तो पूरा मूड ही खराब कर दिया। शाम को वो दोनों गुस्से में घर आते हैं और घर आते ही अपनी अपनी पत्नी से आकर लड़ने लगते हैं। वाह प्रिया मैडम, तुम्हारी वजह से मेरा इंटरव्यू आज बर्बाद हो गया। क्या कहा? मेरी वजह से? वो कैसे? तुम्हारे स्पेशल पराठे कितने कच्चे थे, जैसे उनको बस तवे पर रखकर उतार लिया हो। सॉरी अरुण, मैंने तो बहुत अच्छे से पराठे बनाए थे। अरे चुप रहो अब। और तुम माया, तुम तो घर की बड़ी बहू हो ना, तुम्हें पराठे बनाने नहीं आते क्या? पूरे ऑफिस वालों के सामने आज तुम्हारी वजह से मेरा मजाक बन गया। सॉरी राकेश, पर मैंने तो। बस, दिन भर घर में बकवास करवा लो। ना खाना बनाने का समय है ना ही काम का। बस अपनी देवरानी से दिन भर लड़ने का समय है तुम्हारे पास। राकेश और अरुण गुस्से में अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। उसके बाद माया और प्रिया एक दूसरे को देखकर घूरने लगती हैं, क्योंकि दोनों ने जानबूझकर ये गलती की थी। शारदा भी उन दोनों बहुओं को इस गलती के लिए खूब सुनाती है। शाम के समय दोनों बहुएं छत पर कपड़े उतारते हुए एक दूसरे से कहती हैं, दीदी, बड़ी बहू होने का मतलब ये नहीं कि आप हमेशा सही हो। आपकी वजह से अरुण का इंटरव्यू खराब हो गया। हाँ तो तुम्हारी वजह से भी राकेश के ऑफिस में उसका मजाक बना, उसका क्या? हमेशा खुद को सही समझने की आदत हो गई है तुम्हें। मैंने आपसे सुबह जो झगड़ा किया, उसका बदला लेने के लिए आपने अरुण को कच्चे पराठे बनाकर दिए। यही चालाकी थी ना आपकी? ये मैंने चालाकी के लिए नहीं, बल्कि तुमको सबक सिखाने के लिए किया था, क्योंकि तुम्हारी हरकतों से घर का काम आधा अधूरा रह जाता है। घर का काम मेरे ऊपर मत डालो। आपसे बड़ा बहाना करने वाला मैंने आज तक नहीं देखा। अब उन दोनों की लड़ाई करने की तेज आवाज़ें पूरे मोहल्ले तक सुनाई देने लगी। तभी उनके चिल्लाने की आवाज़ सुनकर सीमा छत पर आ गई और मज़े लेने लगी। वाह भाभी वाह, तुम दोनों ने इस छत को ही अखाड़ा बना दिया। चलो घर में नीचे चलकर लड़ाई कर लो, वरना सारा मोहल्ला ऐसे ही एंटरटेन होता रहेगा। सीमा, तुम बीच में मत बोलो। हाँ सीमा, तुम खुद तो घर में कुछ करती नहीं और हमें लड़ते देखकर यहाँ मजे लेने आ गई। अरे मुझे लड़ाई से क्या लेना देना, पर हाँ, मैं ये सब जाकर अभी माँ को ज़रूर बताऊंगी। अब कुछ दिन बाद रमेश बाबू का पुराना दोस्त केशव उनके घर आया। शारदा ने बहुओं को उसके आवभगत के लिए कहा। तब माया और प्रिया ने केशव काका के लिए चाय और पकौड़े बनाने का सोचा, लेकिन किचन में जाते हुए दोनों आपस में बात करती हैं। देख प्रिया, वैसे ही घर में आए दिन कुछ न कुछ ड्रामा होता रहता है, इसलिए आज मुझे कोई ड्रामा नहीं चाहिए, समझी? आप कहना क्या चाहती हो दीदी? मैं ड्रामा करती हूँ? अरे मेरा मतलब ये था कि एक टूटा हुआ चूल्हा है, तो पहले क्या बनाया जाए, चाय या पकौड़े? मुझे लगता है दीदी, हमको पहले पकोड़े बनाने चाहिए,
क्योंकि उनको बनाने में समय लगता है। चाय का क्या है, 5 मिनट में बन जाएगी। सही कहा तुमने। वैसे कुछ भी कहो, तेरा दिमाग बहुत तेज चलता है। दीदी तेज़ नहीं, बस आपके दिमाग से तेज़ चलता है। बहुत दिनों बाद दोनों मिलकर किचन में काम कर रहे थे। अब माया फटाफट से पकौड़े बना देती है, उसके बाद चाय बनाने लगती है। लेकिन तब तक प्रिया पकौड़े केशव काका के आगे बैठक में रखाती है। फिर थोड़ी देर बाद माया चाय लेकर आती है। अब केशव और रमेश पकौड़े खाने के लिए उठाते हैं तो पकौड़े तो ठंडे हो चुके थे। शारदा भाभी, ये क्या बात हुई? पकोड़े ठंडे, चाय गरम। इस गरम ठंडे तो पकोड़े खाने और चाय पीने का मज़ा ही खराब कर दिया। माया, प्रिया, तुम दोनों को इतना भी नहीं पता कि चाय और पकौड़े एक साथ लाए जाते हैं? वो माँ जी, गैस पर पकौड़े बनाते बनाते ना ज़्यादा समय लग गया। हाँ माँ जी, गैस की लौ धीमी थी ना, तो मैंने सोचा पहले पकोड़े रखाती हूँ। बहाने मत बनाओ। गैस खराब है तो पहले क्यों नहीं बताया? भाभी, लगता है आपकी बहुओं को गैस चूल्हे से खास लगाव है। अब केशव के जाने के बाद शारदा ने अपनी दोनों बहुओं को खूब डांटा। उसके बाद आंगन में जाकर प्रिया माया से बोली, दीदी अब बहुत हो गया, मैं इस टूटे चूल्हे से परेशान हो चुकी हूँ। अरे तो क्या करे, मेरी मजबूरी है। मैंने अगर माँ जी को सच बता भी दिया तो भी वो टूटे गैस चूल्हे को ना ठीक करवाएंगी, ना ही नया गैस चूल्हा लाने देंगी। हाँ दीदी, ये बात तो है, लेकिन हमें जल्दी ही कुछ सोचना पड़ेगा, वरना वो दिन दूर नहीं जब ये सच्चाई घर वालों के सामने आ जाएगी। ठीक है, मैं मौका देकर माँ जी से बात करती हूँ। एक दिन सुबह सुबह सीमा और प्रिया के बीच नाश्ता लेट होने की वजह से कहासुनी हो जाती है। सीमा ने गुस्से में प्रिया को ताना मारा और माया ने ये सब देखकर मजे लेते हुए आग में घी डालने वाली बात कह दी। प्रिया भाभी, घर के काम में हाथ बटाने की जगह आप बस किचन में खड़े होकर गप्पे लड़ाती रहती हो। सीमा, तुम अभी छोटी हो, बड़ों के काम में दखल मत दिया करो, और मैं हमेशा काम की ही बात करती हूँ। देखा सीमा तुमने, अब ये सब तुम तुम्हारे भैया को भी बता देना। वो भी ये जानकर खुश होंगे कि प्रिया अब सबको ज्ञान देने लगी है। दीदी आप बीच में आग मत लगाओ, ये हमारी बात है। अरे माया भाभी, प्रिया भाभी का यही रवैया है, काम कुछ करना नहीं लेकिन बहस में सबसे आगे। सीमा, तुम अपनी लिमिट क्रॉस मत करो, समझी? सीमा को अब प्रिया पर बहुत गुस्सा आया, इसलिए वो माया, प्रिया, तुम दोनों ने मेरी माँ की आखिरी निशानी को तोड़ दिया। मैं तुम दोनों को छोड़ूंगी नहीं। अरे नहीं माँ जी, चूल्हा बस थोड़ा सा खराब हुआ है, टूटा नहीं है ये। क्या मतलब टूटा नहीं है? घर में इतने दिनों से रोज रोज नए तमाशे कर रही हो तुम दोनों, ये बात बता नहीं सकती थी मुझे? माँ जी, मैंने तो दीदी को बहुत बार बोला, लेकिन ये हर बार मना कर देती थी। खैर माँ जी, अब आपको जब पता चल ही गया तो ठीक है, हम नया गैस चूल्हा ले आते हैं ना। नया गैस चूल्हा? तेरा दिमाग तो ठीक है बहू। ये गैस चूल्हा मेरी माँ की आखिरी निशानी है मेरे पास। इससे अगर किसी ने हटाने का सोचा भी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मुझे माफ़ कर दीजिए माँ जी। ठीक है, लेकिन दोबारा कभी ऐसा मत बोलना। अब कुछ दिन बाद शारदा की ननद विमला बुआ उनके घर आई। माया और प्रिया ने उनकी खूब आवभगत की, लेकिन जब उन्होंने घर का काम अधूरा देखा और सीमा से टूटे चूल्हे के बारे में सुना तो वो मजे लेते हुए शारदा को चूल्हा बदलने की सलाह देने लगी। शारदा भाभी, अब इस चूल्हे को कबाड़ में बेच दो और नया गैस चूल्हा ले आओ। विमला, तुम मेरे घर के मामलों में मत बोलो। मैं तो बस सुझाव दे रही थी, आपकी भलाई का सोच रही हूँ भाभी। उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, अपने सुझाव अपने पास रखो, समझे तुम? ठीक है, मैं जा रही हूँ। आप ना अभी भी बदली नहीं हो, हमेशा बस अपना ही भला सोचती हो। विमला नाराज होकर चली जाती है। उसके कुछ दिन बाद एक दिन शारदा अपने शहर के एक मंदिर में पूजा करने गई। अब मौके का फायदा उठाकर प्रिया ने मैकेनिक को बुलाकर पुराने गैस चूल्हे को ठीक करवा लिया। शाम को जब शारदा घर वापस आई तो उसने जब चमकता हुआ गैस चूल्हा देखा तो वो चौंक गई। उसने सोचा उसकी पीठ पीछे किसी ने नया गैस चूल्हा मंगवा लिया। माया, प्रिया, तुम दोनों की इतनी हिम्मत हो गई कि तुमने मेरी माँ की आखिरी निशानी बेचकर नया गैस चूल्हा ले लिया? माँ जी, हम शारदा, शारदा, शांत हो जाओ। प्रिया ने उसी पुराने चूल्हे को बस ठीक करवाया है। क्या? सच में ये वही चूल्हा है? जी माँ जी, मैं आपकी माँ की आखिरी निशानी को कभी आपसे दूर नहीं जाने दूंगी। अरे वाह मेरी प्यारी बहू, तूने तो मेरा दिल जीत लिया। देखा माँ तुमने, मेरी पत्नी कितनी समझदार है, घर में सबका कितना ध्यान रखती है। बस भैया, वरना भाभी इतनी तारीफ सुनकर पिघल कर बह जाएंगी। शारदा ने प्रिया को गले लगा लिया। उसके बाद से घर का माहौल फिर से खुशहाल हो गया।
माया, प्रिया और सीमा ने भी एक दूसरे से माफ़ी मांग ली और पूरा परिवार फिर से एक साथ मिलकर खुशी से रहने लगा। और सबसे ज़्यादा खुश शारदा थी, क्योंकि उसकी माँ की आखिरी निशानी अब भी उसके साथ जो थी। गांव में सर्दियों की सुबह थी। ठंडी हवाएं ऐसी लग रही थी जैसे किसी ने बर्फीली चादर लपेट दी हो। सबको रजाई से बाहर निकलने में भी डर लग रहा था। ऐसे में चौधरी साहब के घर एक अलग ही ड्रामा चल रहा था। शीला, अरे यार शीला, कहाँ मर गई? जल्दी आ। हे भगवान, ये ससुराल वाले भी ना सुबह सुबह चैन से सोने नहीं देते। अभी तो 7 ही बजे और ये बुढ़िया चिल्ला चिल्ला कर गला फाड़ देगी खुद का और मेरे कान के पर्दे। चली जाती हूँ वरना सच में बहरी हो जाऊंगी मैं। शीला बेमन से उठकर आंगन में आती है। हाथ पैर सिकुड़कर ठंड से कांपते हुए पूछती है, जी अम्मा जी, बुलाया आपने? क्या जी अम्मा जी? हैं? पहले जाकर नहा ले, देख सूरज चढ़ आया है। अरे अम्मा जी, इतनी ठंड में कौन नहाता है, ठंड लग जाएगी। हमारे जमाने में तो ऐसी बातें भी जुबान पर नहीं आती थी, चाहे जितनी भी ठंड होती थी। पत्थर भी पड़ते थे ना तो भी सुबह 4 बजे नहा लेते थे, और तो और 5 बजे तक पूजा पाठ कर नाश्ता बना देते थे। आजकल की बहुएं नहाना नाश्ता तो बहुत दूर, 7 बजे तक सोकर ही नहीं उठती। अब जा जाकर जल्दी से नहा और काम में लग जा। हाय राम, ये जमाना और इनकी आदतें। अब मुझे कुछ सोचना ही पड़ेगा। आइडिया। मन ही मन कुछ बुदबुदाते हुए शीला बाथरूम में घुस जाती है और गीले तौलिए से हाथ मुंह पोंछकर कपड़े बदल लेती है। शीला के दुर्भाग्यवश उसकी ननद दीपा वहीं बाथरूम के पास ही होती है और वो शीला की ये हरकत समझ जाती है। दरअसल दीपा को कॉलेज जाना था तो वो शीला के निकलने का वेट कर रही थी। शीला के निकलते ही दीपा सीधा अपनी माँ आशा देवी को जोर से आवाज लगाती है। अरे माँ सुनो सुनो, ये देखो भाभी ने क्या किया। अरे क्या हो गया? क्या किया जो इतना चीख रही है? अरे माँ यहाँ तो आओ। क्या हुआ ननद जी, मैंने क्या किया? मैं तो बस अभी नहाकर बाथरूम से निकली हूँ। शीला की बात सुनकर दीपा की मोटी मोटी भौहें तन जाती है। तब तक उसकी माँ आशा देवी भी पहुँच गई। क्या हुआ, क्यों बुला रही थी मुझे बेटा? माँ ये देखो, भाभी ने आज फिर नहीं नहाया। ननद दीपा की बात सुनकर शीला चौंक गई। इस दीपा को कैसे पता लगा? इसकी आंखें दीवार के आर पार भी देख सकती है क्या? ये मिसेस इंडिया है क्या? नहीं तो ननद जी, ये आप क्या कह रही हैं? मैं तो आपके सामने ही नहाकर निकली हूँ। ये देखिए माँ जी, मैंने साड़ी भी दूसरी पहन रखी है। माँ भाभी झूठ बोल रही है। ये देखो, बाथरूम कहीं भी गीला है क्या? और ये देखिए, सिर्फ इनकी तौलिया गीली है। ऐसा लग रहा है इन्होंने तौलिया भिगोकर हाथ पांव पोंछ लिए हो। दीपा की बात सुनकर शीला तो सक पका गई। उसकी चोरी जो पकड़ ली गई थी, अब उसके पास कोई बहाना भी नहीं बचा था। फिर भी वो अपना शातिर दिमाग तेजी से दौड़ा रही थी। आशा देवी ने बाथरूम देखा और फिर तौलिया और फिर क्या, वो भी सारा माजरा समझ गई। अरे बहू, ये सब क्या है? क्या हालत बना रखी है? 3 दिन हो गए और तुमने नहाया ही नहीं? तुम्हें शर्म नहीं आती ये सब करने में? सासू माँ, इतनी ठंड में पानी में हाथ लगाने की हिम्मत नहीं हो रही। अब नहाने के लिए कह रही थी। मैं अंदर गई, मैंने बहुत कोशिश की नहाने की, पर हिम्मत ही नहीं हुई। ये देखिए, मुझे इतने में ही सर्दी हो गई। मैं कल ना पक्का गर्म पानी से नहा लूंगी। कल? अरे ये कल तो मैं पिछले 3 दिन से सुन रही हूँ। पूरा घर बदबू से भर गया है। हम सबकी इज्जत पर बट्टा लगा दिया तुमने। तीनों की तेज तेज आवाजें ससुर चौधरी जी, देवर विनीत और बाकी सबके कानों में जा रही थी। वहीं अब इतना सुनकर बहू ने नाक भौं सिकोड़ी, लेकिन सास का गुस्सा तो और बढ़ता जा रहा था। पर बहू की सर्दी की बात सुनकर उनके पास अब कोई जवाब नहीं बचा था। बहू, मैं कह देती हूँ, ये रोज रोज का नहीं चलेगा। कल तुम्हें नहाना ही पड़ेगा। एक तरफ इन सास बहू का ड्रामा चल रहा था, दूसरी ओर ससुर चौधरी साहब ने ये सब सुन लिया था। अरे सुनती हो अतुल की मम्मी, खाना तुम ही बनाना भाई, मुझे बहू के हाथ का खाना नहीं खाना। आज 3 दिन हो गए उसने नहाया तक नहीं। और हाँ, खाने में सरसों का साग, बाजरे की गर्मा गर्म रोटी और पालक की कड़ी जरूर बना लेना। अपने पति चौधरी साहब की बात सुनकर सास आशा देवी का गुस्सा और बढ़ गया। आए बड़े पंडिताप करने, इतना पंडिताप सवार है जो मंदिर में जाकर घंटा बजाइए। आए बड़े। हाँ, अरे जब से ठंड बढ़ी है रोज मैं ही तो खाना पका रही हूँ। भला ये भी कोई बात हुई? बहू के होते हुए भी बुढ़ापे में मैं रोटी बना रही हूँ। अरे अतुल की मम्मी भड़कती क्यों? चलो कोई नहीं, कड़ी रहने दो, साग और रोटी बना दो। अरे पापा, मम्मी को क्यों परेशान कर रहे हो? ये सब काम तो भाभी को करनी चाहिए। भाभी नहाती तो मम्मी से कोई काम के लिए कहता नहीं।
ननद दीपा की बात सुनकर बहू शीला का मुंह गुस्से से लाल हो गया। वो कहते ना, चोर की दाढ़ी में तिनका। ये दीपा, इसका ना बड़ा दिमाग चलता है। आई बड़ी काम ना करना पड़े। जब ससुराल जाएगी तो पता चलेगा इतनी ठंड में सुबह नहाना क्या होता है। हाँ मम्मी, खाना आप ही बनाओ। मैं तो खाने की थाली के पास भी नहीं बैठने वाला। पता नहीं भाभी ने हाथ धोए हैं कि नहीं। हाँ, सुन लिया सबका। मेरे पूरे घर में काशी जी के पंडित भरे पड़े हैं ना। हाथ हो गई अब तो। गुस्से में पैर पटकती हुई आशा देवी किचन में घुस गई और फिर क्या, गरम गरम रोटी बनाने में लग गई। वहीं बहू शीला जानबूझकर छींकते हुए अपने कमरे में जल्दी से घुस गई और फिर सीधा रजाई में। उसकी रजाई में घुसने की स्पीड तो ऐसी जैसे पैरों में बिल्ली बंधी हो। वो जब भी सास के सामने आती छींक देती, जिससे सास को ये ना लगे कि वो नाटक कर रही है। शाम की चाय के समय ननद दीपा अपनी माँ के पास पहुंच जाती है, जहाँ वो देखती है कि उसकी माँ चाय नाश्ता तैयार कर रही है। माँ, आप हर समय काम में लगी रहती है और भाभी आराम में। अरे ऐसी कोई बात नहीं है बेटा, वो तूने देखा ना, शीला बहू की तबीयत सही नहीं है और उसने नहाया भी नहीं है, इसलिए मुझे बनाना पड़ रहा है, वरना तो वो खुद ही बनाती। माँ, अपना बहुत भूली हो। क्या मतलब? मतलब ये कि माँ, भाभी आपको उल्लू बनाती है ताकि उसे नहाना ना पड़े। वो कोई बीमार नहीं है। अरे पर उसकी तबीयत तो खराब है ना, देखा नहीं सुबह से छींक रही है। जा उसे चाय देकर आ। माँ, मत करो भाभी की इतनी सेवा, मैं बोल रही हूँ वो नाटक कर रही है। अरे ठंडा रख तू, बस आज की बात है, कल सुबह होते ही उसको नहाने के लिए भेज दूंगी। अपनी माँ की बात सुनकर दीपा ने कुछ गुस्से में चाय का कप उठाया और अपनी भाभी के कमरे में चली गई। उसने धीरे से दरवाजे को नॉक भी किया, पर शीला तो चैन से गरम गरम रजाई में सो रही थी। भाभी, ओ भाभी। दीपा के 2 बार आवाज देने पर भी शीला की आंख नहीं खुली। यहाँ ये महारानी घोड़े बेचकर सो रही है और उधर माँ सुबह से किचन में लगी हुई है। भाभी का सच बाहर लाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। भाभी उठो, चाय पी लो वरना ठंडी हो जाएगी। चाय? आहा, ये सुनते ही शीला तुरंत उठ गई और उठती ही एक बार अच्छी। जी ननद जी। चाय पी लीजिए, माँ ने भेजी है। थैंक यू ननद जी। अब आपकी तबीयत कैसी है? अब तो काफी आराम हो गया होगा आपको। अरे कहाँ ननद जी, मुझे लग रहा है मेरा जुकाम तो अच्छी बढ़ता ही जा रहा है। अच्छी। कोई ना भाभी, माँ ने आपके लिए सर्दी की दवाई भी भेजी है, आप इसे खाकर सुबह तक बिल्कुल ठीक हो जाओगी। और कल तो आपको नहाना भी है। हाँ हाँ ननद जी, मैं भी यही सोच रही थी कि अगर दवाई मिल जाती तो मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगी। दवाई की बात सुनकर शीला को मन ही मन दीपा पर बहुत गुस्सा आया, पर वो कर भी क्या सकती थी। उसने चुपचाप दवाई ले ली। दवाई देकर दीपा मुस्कुराकर वहां से चली गई। कब तक बच्चों भाभी, कल तो आपको नहाना ही पड़ेगा। हे भगवान, अब क्या करूं? ये सासू माँ तो नहले पर दहला खेल गई और ये ननद जी जब देखो तब बिच्छू की तरह मुझे डंक मारने को तैयार रहती है। क्या करूं? कुछ तो दिमाग लगाना पड़ेगा, वरना सासू माँ मुझे कल सुबह ही नहला देंगी। काफी देर तक शीला का दिमाग चलता रहा। फिर उसकी अगली सुबह फिर से सासू माँ की आवाज के साथ हुई। अरे बहू, सुनती हो क्या? सास की आवाज सुनते ही शीला रजाई से निकलकर तुरंत सास के सामने पहुंच गई। अब तो ठीक लग रही है, जा नहा ले, फिर खाना बना ले, खाने में देरी हो रही है। कल तूने कहा था ना आज तू नहाएगी। ओफो, ये माँ जी भी ना, खा खा कर बादाम इन्होंने अपनी याददाश्त बहुत तेज कर ली है। अरे क्या सोच रही है, जाकर नहा ले, तेरे पापा जी को दुकान पर जाने में देर हो रही है। अरे माँ जी, आज इतनी ठंड है कि पानी देखते ही हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं। बाथरूम तो इतना ठंडा है जैसे हिमालय पर्वत। शीला अभी अपनी बात खत्म भी नहीं कर पाई थी कि दीपा वहां आ धमकी। भाई आए भी क्यों ना, भाभी डाल डाल तो ननद पात पात। भाभी, आपको आज परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको ठंडे बाथरूम में नहाना नहीं पड़ेगा और ना ही ठंड में खाना बनाना पड़ेगा। है? मतलब मुझे नहाना नहीं पड़ेगा? नहाना तो पड़ेगा भाभी। वो देखो, वो सामने वाले कमरे में चूल्हा जला दिया है मैंने, पानी गर्म हो रहा है उस पर। आप वहीं नहाकर चूल्हे पर तुरंत आग का सेक ले लेना, फिर आपको बिल्कुल ठंड नहीं लगेगी। ओहो, ये तो वही वाला हाल हो गया, आसमान से टपके खजूर में लटके। अरे वाह दीपा बिटिया, क्या तरकीब निकाली है अपनी भाभी को नहलाने के लिए। अब मेरा मतलब है अपनी भाभी के लिए। कितना अच्छा सोचा है तूने कि भाभी नहा भी ले और उनको ठंड भी ना लगे। चल बहू, अब जल्दी से नहा ले, हाँ, और फिर खाना बना ले। दीपा और उसकी माँ दोनों बहुत खुश हो रहे थे कि अब तो शीला को नहाना ही पड़ेगा,
पर अगले ही पल शीला ने ऐसा पासा पलटा कि दोनों हक्के बक्के रह गए। अच्छी 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 माँ जी, मैं तो नहा लेती, पर देखिए ना मुझे कितनी सर्दी है, और तो और मेरा शरीर भी बुखार से कितना तप रहा है। इतना कहकर शीला ने अपनी सास का हाथ पकड़कर अपने माथे पर रख दिया, और उस समय उसका शरीर काफी गर्म था। अरे राम राम, बहू का शरीर तो ऐसे तप रहा है कि चना डालो तो चिटक जाए। वही तो माँ जी, मुझे बहुत तेज बुखार आ रहा है। दीपा, तुम्हें जो दवाई दी थी तुमने वो शीला को नहीं दी थी क्या? माँ, मैंने भाभी को दवाई दी थी, पता नहीं क्यों भाभी को फायदा नहीं हुआ। शीला बहू, तुमने रात को दवाई ली थी? जी माँ जी, ली थी, पर फिर भी मुझे बुखार आ गया। कोई बात नहीं, तुम्हें नहाने की जरूरत नहीं है और ना ही काम करने की। ठीक हो जाओ तब नहा लेना, जाओ। रात तक तो भाभी बिल्कुल ठीक थी, अचानक इतनी बीमार कैसे पड़ गई? कोई ना ननद जी, आप अपना दिमाग लगाओ कि मैं कैसे बीमार हुई, और मैं चली आराम करने। अब 3 दिन तक ना मुझसे कोई नहाने को कहेगा और ना काम के लिए। मन ही मन मुस्कुराते हुए शीला अपने कमरे में चली गई। अब आप सब भी सोच रहे होंगे कि शीला बीमार कैसे पड़ी। चलिए मैं बता देती हूँ। दरअसल शीला ने कल रात ही अपने शरीर में प्याज रख लिया था, जिससे उसके शरीर का तापमान बढ़ गया, और फिर क्या हुआ वो तो आपको पता ही है। इस तरह शीला 3-4 दिन नहाने से और बच गई। सिर्फ नहाने से ही नहीं बल्कि घर के कामों से भी। पर चौथे दिन कर कर के घर का सारा काम सास आशा देवी की कमर टूट गई। अब क्या, वो बैठ गई अपने पति से शिकायत करने। अजी, आपकी बहू है ना, दिन भर घर में घूमती रहती है, पर नहाने का नाम नहीं लेती। चौधरी जी, मैं तो इससे तंग आ गई हूँ। कभी कोई बहाना देती है, कभी कोई। ये तो बहुत गलत बात है। माँ, मेरे दिमाग में ना एक आइडिया है, इससे भाभी को नहाना ही पड़ेगा। आइडिया? कैसा आइडिया? दीपा अपनी माँ के कान के पास जाकर उनके कानों में कुछ फुसफुसाकर कहती है। फिर क्या, अगले दिन ही फिर से बहू की आंख अपनी सास की आवाज से खुलती है। अरे बहू, सुनती हो क्या? जरा यहाँ आना। ये भगवान, मैं माँ जी की सुबह सुबह की आवाज से तंग आ गई हूँ। शीला बेमन से उठकर अपनी सास के पास पहुंचती है। उधर पूरे घर ने आज प्लानिंग कर रखी थी, चाहे कुछ भी हो जाए आज शीला को तो नहला के ही रहना है। चल बहू, फटाफट नहा ले, पंडित जी आते होंगे। पंडित जी? पर वो क्यों? अरे बेटा, वो तेरे लिए एक छोटी सी पूजा रखवाई है। वो क्या है ना, कई दिनों से तेरे साथ कुछ ठीक नहीं चल रहा, कभी तो बीमार हो जाती है तो कभी कुछ। मुझे लगा तेरे साथ कोई चक्कर ना हो, बस इसीलिए ये पूजा रखवाई ताकि तेरे साथ सब अच्छा हो। हे भगवान, अब तो बुरा फंसी मैं, अब क्या करूं? सास की बात सुनकर बहू चौंक गई। उसने बचने का बहुत दिमाग लगाया, पर वो कहते हैं ना, सास भी कभी बहू थी। आज आशा देवी जी के सामने शीला की कोई चालाकी नहीं चली। तभी कुछ सोचकर शीला तपाक से बोल पड़ी। ठीक है, जा रही हूँ नहाने माँ जी, पर गर्म पानी का इंतजाम कौन करेगा? बाल्टी भरने तक तो मैं बर्फ बन जाऊंगी। शीला के मुंह से इतना निकला कि सामने देवर विनीत एक बाल्टी में पानी, और वो भी गर्म पानी लिए खड़ा था। अरे भाभी, ये रहा आपका पानी, बिल्कुल गर्मा गर्म है। मेरे रहते आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आप तो मुझे अपना हनुमान समझो। विनीत को पानी के साथ देखकर शीला का मुंह बन गया, पर उसने एक बनावटी मुस्कान बिखेर दी। अब जाओ ना नहाने बहू। माँ जी, सच में बहुत ठंड है। अरे बेटा, जानती हूँ, पर पूजा भी तो जरूरी है ना। पंडित जी बस आधे घंटे में आते ही होंगे, पर तुम्हें डर लग रहा है तो। अरे दीपा, विनीत, चलो सब मिलकर इसे नहलाते हैं। दीपा, तुम जरा बाल्टी और मग संभालो। अतुल, पाइप से पानी लाना, और विनीत, इसे पकड़ कर ना बाथरूम तक खींचना पड़ेगा। हाँ मम्मी। अरे मुझे कोई हाथ मत लगाना, मैं नहाने से नहीं डरती हूँ, मैं खुद नहा लूंगी। इतना कहकर बहू ने अपने नहाने के कपड़े उठाए और बाथरूम में जाने लगी। लेकिन जैसे ही उसे बाथरूम का दरवाजा खुला, अंदर से ठंडी हवा का झोंका आया और उसने डर के मारे दरवाजा फिर से बंद कर दिया। फिर कुछ देर बाद अंदर से आवाजें आने लगी। हाय राम, ये कितना गर्म है, अब ठंडा हो गया, हाय रे भगवान। सारा घर बहू की आवाजों पर हंस रहा था। जब बहू बाहर आई तो उसके गाल टमाटर की तरह लाल हो गए थे। सास ने मुस्कुराते हुए कहा, देखा, आप सब ठीक लग रहा है ना? तुम भी फ्रेश और खुश लग रही हो। हाँ भाभी, अब खाना बना लो। हाँ, और तिल के लड्डू भी बना देना। और मुझे तो गर्म पानी चाहिए। माँ जी, पंडित जी नहीं आए, आज तो पूजा होनी है ना।
भाभी कोई पूजा नहीं है, ये सब तो आपको नहलाने का प्लान था। ये बात सुनकर सभी घर वाले ठहाका लगाकर हंस पड़े। बेचारी शीला अपना सा मुंह लेकर रह गई। वो अब इन सब का सारा प्लान समझ गई थी। क्यों भाभी, नहाकर मजा आया ना? अब तो शीला के पास कोई जवाब नहीं बचा था। उसने अपनी सास की ओर देखा। क्या माँ जी, आप भी ना सच में कमाल की हैं। आपने तो मेरी छुट्टी ही खत्म कर दी। तो तुझे क्या लगता है मुझे पता नहीं था कि तू घर के कामों से बचने के लिए नहीं नहाती? देख, अब ना समझदारी से जीना सीख ले। सर्दी हो या गर्मी, घर के काम से छुटकारा नहीं मिलेगा। और इस तरह सास ने अपनी बहू को नहाने के लिए मजबूर कर दिया, साथ ही साथ काम के लिए भी तैयार कर दिया। अब शीला को एक बात समझ में आ गई थी, ठंड हो या गर्म, सास की चाहते हमेशा ही गर्म रहती है। क्योंकि भैया वो ऊपर बताया ना, सास भी कभी बहू थी। अब बहू ने गुस्से से सबकी ओर देखा। पक्का है, कल से मैं सबको सुबह के 4 बजे ठंड में नहलाऊंगी, तब समझ में आएगा सबको। शीला की बात सुनकर पूरा घर ठहाके लगाकर हंसने लगा और बहू शीला ने मन ही मन ठान लिया कि अब वो अगली सर्दियों में ना नहाने की नई तकनीक ढूंढेगी।